वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रज्ञान मॉक 3 के बारे में। 12 सितंबर को होने वाला है 9:30 बजे सुबह से। तैयार रहिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए बस आपको खुद को dpp.onlyas.in पे रजिस्टर कर लेना होगा, जो कि आप उम्मीदतन ज़रूर से कर लेंगे। हमारा पहला आर्टिकल इंडिया की नेवी का जो मैडन एक्सरसाइज है अल्जीरियन नेवी के साथ, उसके बारे में है। आईएनएस तबार ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की ओर से, और अल्जीरिया का जो नेवल शिप है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये एक्सरसाइज इंडिया और अल्जीरिया के बीच में है, दैट्स वेरी क्लियर। आपको पता है इन एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही होता है, चाहे जिस देश के बीच में भी हो, कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो जाए, कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी मिल जाए, ताकि अगर भविष्य में किसी कारणवश एक साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ जाए या जो पायरेसी वगैरह होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाए तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। अल्जीरिया एज ए कंट्री कहाँ पर है? आपको नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा अल्जीरिया। ये अफ्रीका के नॉर्थ में ये अल्जीरिया है। अफ्रीका का ये सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। ये जो पूरा रीजन है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, इसे मगरेब रीजन कहा जाता है अफ्रीका का, और मगरेब रीजन में ही आपको अल्जीरिया भी मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका को मगरेब रीजन कहा जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेस्ट नाइल वायरस के बारे में है। अभी हाल ही में रशिया ने वार्न किया है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। उनकी वार्निंग के अकॉर्डिंग माइल्ड टेम्परेचर और हैवी प्रेसिपिटेशन ये एक फेवरेबल कंडीशन हो सकती है उन मॉस्किटोज के लिए जो वेस्ट नाइल वायरस को कैरी करते हैं। ये फ्लेवी वायरस जीनस से बिलोंग करने वाला वायरस है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसका जो केस है वो 1937 में युगांडा में डिटेक्ट किया गया था एक महिला में। उसके बाद 1953 में नाइल डेल्टा का जो पूरा रीजन है वहाँ पर कुछ बर्ड्स में इस वायरस को डिटेक्ट किया गया, तो वहीं से इसे वेस्ट नाइल वायरस नाम दे दिया गया। देखिए, जो बर्ड्स होती हैं वो नेचुरल होस्ट होती हैं वेस्ट नाइल रिवर के लिए, मतलब कि ये वायरस उन चिड़ियों में डेवलप हो जाता है। इसके बाद ये जो बर्ड्स हैं इनको मच्छर काटते हैं और वो मच्छर इस वायरस को लेकर कैरी करने लगते हैं। फिर वो मच्छर या तो घोड़ों को इससे इन्फेक्ट कर देते हैं या इंसानों को इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो वायरस है ये अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया के रीजन को प्रभावित करता है, कॉमनली पाया जाता है। अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो इस वायरस को कैरी कर रहे हैं वो इंसान को काट लें तो वेस्ट नाइल वायरस से इंसान इन्फेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए मॉस्किटोज कैसे इन्फेक्ट होते हैं वो हमने समझा। बर्ड्स को वो काट लेते हैं, उसके बाद वो कैरी करने लगते हैं, फिर वो फैला देते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में इस बीमारी का जाना, कैजुअल कॉन्टेक्ट से ये होता है, ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। मतलब इन जनरल ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं जाता। कुछ खास हमें सिम्टम्स भी नहीं दिखते, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर ये फैटल स्टेट में जाए तो फैटल न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी कॉज कर सकता है सर्टेन केसेस में। नॉर्मल सिम्टम्स में आपको फीवर, हेडेक, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द, स्किन रैशेस और स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, ये सिम्टम्स मिल जाएंगे। अभी तक देखिए इंसानों के लिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, घोड़ों के लिए एक वैक्सीन एग्जिस्ट करती है जो उन पे वर्क करती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेस्ट नाइल वायरस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीसा के बारे में है। फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। पीसा के लिए फील्ड ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं जो सितंबर 2021 में स्टार्ट होने हैं। इसके जरिए डिसाइड किया जाएगा कि कौन से बच्चे इस कंपटीशन के लिए जाएंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि पीसा इज अ काइंड ऑफ कंपटीशन जिसमें स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। नाम से एकदम क्लियर है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उस कंट्री की एजुकेशन सिस्टम को टैग कर दिया जाता है। लाइक अगर स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उस कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़िया है, और अगर स्टूडेंट ने परफॉर्म नहीं किया तो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम खराब है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस असेसमेंट की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। ये इंटरनेशनल सर्वे है जिसे 3 सालों में एक बार कंडक्ट किया जाता है, यानी कि ट्राइनियल होता है।
OECD से कंडक्ट करवाता है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को एसेस करता है, उनके बच्चों को इवेल्युएट करके। ये इवेल्युएशन मेजरली साइंस, मैथमेटिक्स और रीडिंग में किया जाता है। यहां पर आगे देखते हैं, 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि लगभग हर देश में 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चा अपनी कंपलसरी एजुकेशन तो कंप्लीट कर ही लेता है। पीसा में इस बात की भी रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चा पार्टिसिपेट करने जा रहा है उसने कम से कम 6 सालों की अपनी फॉर्मल स्कूलिंग को जरूर से पूरा कर लिया हो, क्योंकि वो उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को एसेस करने वाले हैं। अगर वो बच्चा उस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से गुजरा ही नहीं है तो आप कैसे एसेस करेंगे? तो पीसा एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट है जिसके जरिए कैंडिडेट की नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई वो कर रहा है उसे इवेलुएट किया जाता है। ये कंपटीशन या ये असेसमेंट स्टूडेंट की मेमोरी या करिकुलम बेस्ड नॉलेज को इवेलुएट नहीं करता। आपने किताबों में क्या पढ़ा, आपकी मेमोरी कितनी फास्ट है, ये नहीं देखा जाएगा। आप जो नॉलेज है उसका रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे एप्लीकेशन करते हैं, दैट विल बी द कोर फंक्शन, कोर इंपॉर्टेंस इन दिस असेसमेंट। पीसा का जो साइंस टेस्ट होता है उसमें 3 कॉम्पिटेंसीज जज की जाती हैं कि बच्चा साइंटिफिक फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है, वो डेटा एविडेंसेस जो उसे दिए जाते हैं उनका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कैसे करता है, और जो साइंटिफिक क्वेरीज हैं वो उन्हें कैसे इवेलुएट करता है, वो कैसे उन्हें डिजाइन कर पाता है। इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करें तो देखिए, लास्ट टाइम इंडिया ने इसमें 2009 में पार्टिसिपेट किया था, मतलब 11 साल हो गए, हमने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट दोबारा नहीं किया। ना करने का रीजन ये है बिकॉज 2009 में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। 73 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को 72nd रैंक किया गया था, मतलब हम सिर्फ किर्गिस्तान से आगे थे, बाकी 71 देश हमसे आगे थे। इससे टैग लग गया कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट्स नॉट गुड। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसी वजह से हम काफी लंबे समय तक इससे दूर रहे। यहां तक कि इंडिया की ओर से यह भी कहा गया कि इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा। यहाँ पर जो इवेल्युएशन के मेथड्स हैं वो ऐसे नहीं, वो थोड़ा बायस्ड हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो ज़्यादा फिट बैठते हैं। तो ऐसे आरोप भी इंडिया की ओर से लगाए गए। उसके बाद से इंडिया काफ़ी लंबे समय से इससे दूर रहा। चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स इस बार 2022 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 2021 में एक्चुअली में टेस्ट होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से 2022 चला गया है। यहाँ पर अगर हम OECD की बात करें तो ये 1961 में फॉर्म किया गया था। 38 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। गोल ये है कि ऐसी पॉलिसीज को फ्रेम किया जाए कि प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, वेलबींग सबके लिए स्टैब्लिश हो। वही अच्छी अच्छी बातें। पेरिस फ्रांस में जो है वो हेडक्वार्टर है इसका। FATF का जो सेक्रेटेरिएट है वो OECD के हेडक्वार्टर में ही सिचुएटेड है। ये कई बार जब आप FATF पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रोकोडाइल्स के बारे में है। उड़ीसा का जो केंद्रापड़ा है वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसा इंडिया का बन गया है जहां पर आपको 3 स्पीसीज मिलेंगी क्रोकोडाइल की, घड़ियाल, मगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये 3 स्पीसीज हैं क्रोकोडाइल्स की जो इंडिया में मिलती हैं। ये तीनों अगर किसी एक जगह मिलेंगी तो वो है उड़ीसा का केंद्रापड़ा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में भी कुछ बातें जानते रहिए। घड़ियाल को गैवियल या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये मछलियों का शिकार करते हैं। इंडिया में पाए जाने वाले या फिर जितने भी क्रोकोडाइल्स मिलते हैं अभी तक, उनमें ये सबसे लंबा होता है घड़ियाल। IUCN की रेड लिस्ट में ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि बचाने की जरूरत है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। थ्रेट वही है, हैबिटेट खत्म हो रहा है, सैंड माइनिंग की जा रही है, जो इनका रहने का जगह है, और जो लैंड इनके यूज में आती थी वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रही है। फिश रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रही हैं। फिश ईटिंग है, फिशेस नहीं रहेंगी तो फिर दिक्कत तो होगी। दूसरा है मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल को समटाइम्स मार्स क्रोकोडाइल या ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये एग लेइंग और होल नेस्टिंग स्पीसीज हैं, मतलब ये होल में अपने अंडे देते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट, मतलब फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं। सदर्न ईरान में, पाकिस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और श्रीलंका में आपको मिलेंगे। IUCN का स्टेटस वल्नरेबल है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है ये,
और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। बात करते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा लिविंग क्रोकोडाइल है ये। साल्ट वाटर हैबिटेट है, नाम से क्लियर है, इतना कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ब्रैकिश वाटर में या साल्ट वाटर में रहना पसंद करता है। ये आपको इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, साउथ ईस्ट एशिया में और नदर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क जो उड़ीसा में है, वहां पर आपको इंडिया में पाए जाने वाले 70% एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे। आईयूसीएन का स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, मतलब कुछ खास चिंता की बात नहीं है, अभी इनकी संख्या है पर्याप्त। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में ये फिर भी है। इलीगल हंटिंग, हैबिटेट लॉस और एंटीपैथी, चूंकि ये इंसानों के ऊपर हमला करते हैं तो कई बार इंसान इसे इस वजह से भी मार देता है। देखिए, इंडिया में इनकी संख्या कम हो रही हो लेकिन वर्ल्ड में इनकी संख्या अच्छी हो तो इन्हें लीस्ट कंसर्न आईयूसीएन तो कर देगा, लेकिन हमारे यहाँ अगर संख्या कम है तो हम तो शेड्यूल 1 में रखेंगे ना। तो कई बार आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है कि अच्छा, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है तो हमने शेड्यूल 1 में क्यों डाल रखा है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीएससी 2017 का प्रश्न है, घड़ियाल अपने नेचुरल हैबिटेट में आपको कहां मिलेगा, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जवाब बी है, चंबल रिवर में आपको घड़ियाल नेचुरल हैबिटेट के फॉर्म में मिल जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक के बारे में है। शॉर्ट फॉर्म निकल के आता है व्हीट रैप। तो जो व्हीट रैप है उसने अभी सीपीटी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, देखिए सीपीटी यूनिवर्सिटी जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, तो गुजरात की एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है जो कि हेरिटेज, जो वेरियस हेरिटेजेस हैं इंडिया में, उनके कंजर्वेशन और रीजनरेशन के लिए वर्क करता है। तो इनका ये जो प्रोग्राम इसके लिए स्पेसिफाइड है उसे अप्रिशिएट किया है इस व्हीट रैप ने और इसे कमेंडेड केस बताया है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर हम व्हीट रैप के बारे में बात करें, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हेरिटेज कंजर्वेशन के एरिया में काम करता है, यूनेस्को के अंडर में वर्क करता है और एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन बना, ये इनफैक्ट पहला, एकमात्र नहीं कहेंगे, पहला कहेंगे, जिसे डेवलपिंग कंट्री में स्टैब्लिश किया गया। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यूनेस्को के अंडर में तो काम करता है लेकिन अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता है। इसका काम है कि 1972 में जो एक वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था जिसमें हमने कहा था कि हम दुनिया भर में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको कंजर्व करेंगे, स्पेसिफिकली एशिया और पैसिफिक रीजन में, उसे इंप्लीमेंट अच्छे से किया जाए, ये काम इस बॉडी का है, इंस्टीट्यूशन का है, ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर इस कन्वेंशन के बारे में आप जानना चाहें तो ये कन्वेंशन 1972 में हुआ था। दुनिया के नेचुरल और कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करने को लेकर एक कदम था ये। इसमें अगर कोई स्टेट पार्टी है जो इसका हिस्सा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाई करे और उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रयास करे। अगर किसी कंट्री ने इस कन्वेंशन को साइन किया है, इसका मतलब वो प्लेज करता है कि वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसके देश में सिचुएटेड हैं उनको भी कंजर्व करेगा और जो उसके नेशनल हेरिटेजेस हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये तो सारी बातें इस बॉडी के बारे में हो गई। यहाँ पर आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। ओईसीडी इंडिया इसका मेंबर है। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका के मगरेब रीजन में सिचुएटेड है। पीसा एक कोऑर्डिनेट किया जाता है या ये कंडक्ट करवाया जाता है ओईसीडी के द्वारा। घड़ियाल आईयूसीएन का स्टेटस इसका वल्नरेबल है। आप बताओ इसका क्या जवाब है, सही या गलत, कमेंट बॉक्स में आप बता देना इसका जवाब। फिर मैं यहाँ पे आपको इसका जवाब अब बता रहा हूँ। देखो पहला वाला गलत है बिकॉज ओईसीडी का इंडिया मेंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया इससे जुड़ा हुआ है, की पार्टनर है, बट मेंबर नहीं है। ये वाला तो सही है और ये वाला भी सही है। ये गलत है बिकॉज घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे पीडीएफ्स वहीं मिलते हैं, तो आपको चैनल को ज्वाइन करना ही होगा, दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो आप उसे ज्वाइन करके पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।